हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। यानी आज हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉपुलेशन ज्योग्राफी का। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, आपके सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में कौन कौन से पैरामीटर लिए जाते हैं, वाइटल में कौन कौन से पैरामीटर लिए जाते हैं, और आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में आप कौन कौन से पैरामीटर लिए जाते हैं। तो सबसे पहले सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या फिर पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें, या पॉपुलेशन रजिस्टर भी इसको कहा जाता है, जनसंख्या रजिस्टर। इसमें प्रत्येक देशवासी का नाम अंकित होता है। यानी जितने भी आपके पॉपुलेशन है वो सारी की सारी किस में रजिस्टर्ड होती है, आपके सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रवासी लोगों के आंकड़े भी मिलते हैं। यानी इसमें माइग्रेटेड पॉपुलेशन भी आपकी रहेगी, और जो यहाँ के मूल निवासी है या यहाँ पर जो जिनका जन्म स्थान है वो लोग भी अंकित किए जाते हैं। इससे देश की जनसंख्या, प्रवास तथा जीवन संबंधी आंकड़े मिलते हैं। इससे कौन कौन से आंकड़े मिलते हैं हमें कि हमारे यहाँ पे टोटल कितनी पॉपुलेशन है, उसके साथ साथ यहाँ पे माइग्रेटेड पॉपुलेशन कितनी है, उसके साथ साथ हमारे जो लाइफ है उससे जुड़े हुए आंकड़े भी यहाँ पे हमें मिलते हैं। यानी आपका जन्म, मृत्यु, हर किसी का पंजीकरण जो है वो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में किया जाता है। भारत में पहला जन्म मृत्यु पंजीयन कब शुरू हुआ था? 1844 में शुरू हुआ था, ध्यान रखना है आपको ये। और वो कहाँ से शुरू किया गया था? मद्रास से शुरू किया गया था। पहला महापंजीयन पद की नियुक्ति कब की गई थी? 1949 में की गई थी। पहला रजिस्ट्रेशन क्या कब हुआ था? आपका जन्म और मृत्यु का 1844 में, और महापंजीयन पद की नियुक्ति की गई थी 1849 में। और सिविल रजिस्ट्रेशन को एक अधिनियम कब बना था? 1968 में इसको एक अधिनियम के तहत जारी किया गया। इसके द्वारा क्या क्या लिए जाते हैं? अब 3 एस्पेक्ट इसमें लिए जाते हैं। सबसे पहला क्या है? आपका जन्म, दूसरा क्या है? मृत्यु, और तीसरा क्या है? विवाह। यानी इन तीनों का पंजीयन करना काफ़ी अनिवार्य कर दिया गया है आपके अधिनियम 1968 के तहत, कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो आपको उसको रजिस्टर कराना है, अगर किसी की मृत्यु होती है तो भी आपको उसको रजिस्टर्ड कराना है, और किसी का अगर विवाह होता है तो भी आपको रजिस्टर्ड कराना है। यानी इसमें क्या है? आपका बर्थ, डेथ और मैरिज जो है, तीनों एस्पेक्ट को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को देखते हैं कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या करता है। डेटा ऑफ एवरी पीपल इन अ कंट्री, हर एक लोग का डाटा रखता है जो हमारे देश में रह रहे हैं, और उसमें 3 एस्पेक्ट लेते हैं: बर्थ, डेथ एंड मैरिज। अब वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करते हैं। वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमें सिर्फ किसकी जानकारी देता है? जन्म मृत्यु पंजीयन इसे कहा जाता है। इसमें हम जन्म, मृत्यु, विवाह, तलाक, गोद लेना, प्रवास आदि सभी का पंजीयन करते हैं, यानी पंजीकरण करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा था कि सिर्फ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में हम 3 ही एस्पेक्ट लेते हैं: बर्थ, डेथ एंड मैरिज। लेकिन यहाँ पर हम बाकी सारे एस्पेक्ट भी लेते हैं कि जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है, विवाह कब हुआ है किसी का, या फिर तलाक हुआ है तो वो कब हुआ है, किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं तो उसका हमें पूरा विवरण देना होता है। इसके साथ साथ जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है उनका भी हमें विवरण यहाँ पे देना होता है। इसके बाद पंजीकरण का उत्तरदायित्व क्या है? पंजीकरण का जो उत्तरदायित्व है या रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? इसमें रजिस्ट्रेशन की मुख्य जिम्मेदारी घर के या परिवार के मुखिया को दी गई है, और यूएनओ का जनांकीय घटनाओं के लिए सुझाव दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट आता है जन्म संबंधी पंजीयन। अब जन्म जब हम किसी का होता है बच्चे का, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर आप उसका किसी बच्चे का जन्म होता है तो आप उसको रजिस्टर्ड कराने जाते हैं, तो क्या क्या जानकारी उसमें हमें देनी होती है? सबसे पहले हमें जानकारी देनी होती है जन्म का स्थान। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो उसका नाम हमें लिखना होता है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए हैं तो उसका नाम हमें लिखना होता है। उसके साथ साथ आपको उस जगह का नाम लिखना होता है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ है। फिर उसके बाद समय, किस समय हुआ है, वो दोपहर के समय में हुआ है, रात के समय में हुआ है, या फिर सुबह के समय में हुआ है, तो आपको समय लिखना भी ज़रूरी होता है। फिर शिशु का लिंग, यानी वो स्त्री है या पुरुष है, तो उसमें भी आपको लिखना होगा मेल है या फीमेल है। फिर माता की आयु लिखी जाती है, जिस समय उसने जन्म दिया है किसी बच्चे को, तो उस बच्चे की माता की आयु उस समय कितनी थी, तो उसको भी इसमें लिखा जाता है। उसके बाद जन्म का क्रम, यानी कौन से क्रम का ये बच्चा है, या फिर
जो आपका ये पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, तो ये क्रम भी लिखना इसमें आवश्यक होता है आपका जन्म संबंधी पंजीयन में। इसके बाद मृत्यु संबंधी पंजीयन की बात करें या फिर आप जब किसी की डेथ होती है तो उसमें क्या क्या डेथ सर्टिफिकेट में आता है। सबसे पहले मृतक का नाम आता है, फिर उसका निवास स्थान आता है, यानी वो कहाँ का रहने वाला है। इसके बाद उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई, किसी घर पे हुई है, किसी या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट पे हुई है, किसी अलग जगह पर हुई है, तो उस जगह का नाम लिखना होता है। फिर मृतक की आयु लिखनी होती है, यानी उसने कितनी वर्ष की उम्र में उस मृत्यु हुई है तो उसको लिखना होता है। फिर उसका लिंग लिखना होता है, मेल है या वो फीमेल है। फिर मृत्यु का कारण लिखना होता है कि बीमार था इसी वजह से उनकी डेथ हुई है, या फिर एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह से डेथ हुई है, किस वजह से उस इंसान की मृत्यु हुई है उसका कारण भी यहाँ पे लिखना होता है। अब विवाह संबंधी पंजीयन या फिर मैरिज जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने कभी देखा हो तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, विवाह की तिथि की किस डेट को आपकी मैरिज हुई है तो वो उसमें रजिस्टर्ड होती है। फिर उसमें पति पत्नी की आयु, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज जो है वो इलीगल है, तो पति पत्नी की आयु मेंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस उम्र में जो है शादी की है। फिर उसके बाद जन्म का स्थान, दोनों का, पति का जन्म का स्थान कहाँ का है, पत्नी का जन्म स्थान कहाँ का है, तो ये भी लिखना होता है। फिर दोनों का प्रोफेशन या फिर व्यवसाय लिखना होता है कि पति जो है वो क्या कार्य करता है और जो वाइफ जो है वो क्या कार्य करती है। अब आता है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS क्या है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव सेट एंड द कंक्लूजन अप्लाई टू द होल ग्रुप। अब हम सैंपल, आपने देखा होगा कि सैंपल में हम क्या करते हैं, सैंपल में हम छोटे छोटे क्या करते हैं, प्रतिनिधि समूह निकालते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव सेट्स निकालते हैं, और उसी के बेसिस पर हम क्या मान लेते हैं कि जो हमने समूह निकाले हैं उसी का ही क्या है पूरी जनता पर वो लागू होता है। तो इसमें क्या है, यह एक प्रतिनिधि समूह से प्राप्त किया जाता है, निष्कर्ष पूरे समूह पर लागू होते हैं। अब इसमें क्या है, दिस सर्वे हैज बीन ऑनगोइंग सिंस 1964-1965, ये 1964 से 1965 के दशक से चला आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ पायलट सर्वे है ये प्रायोगिक आधार पर 1964-65 से चला आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, फुल स्केल फ्रॉम 1969-1970 एंड नाउ कवर्स द होल कंट्री। और 1969 से 1970 के दशक में इसने पूर्ण पैमाने पर क्या है सैम्पलिंग करना शुरू कर दिया, जो कि अब क्या करता है पूरे देश को कवर कर लेता है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये शुरू कब की गई थी, 1964-1965 में पायलट बेसिस पे की गई थी, एक छोटे क्षेत्र के बेसिस पे की गई थी। फिर क्या हुआ, 1969 से 1967 में इसने पूरे भारत को कवर करना शुरू कर दिया, और वर्तमान में पूरे भारत में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो किया जाता है। SRS is a dual reporting system with continuous and retrospective recording of events by two independent functionaries। अब ये क्या है कि ये जो है आपका SRS है, ये एक ऐसी प्रणाली है, दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली है, जिसमें दो स्वतंत्र पदाधिकारियों द्वारा घटनाओं की निरंतर और पूर्वव्यापी रिकॉर्डिंग की जाती है। आपका जो SRS है ये क्या करता है, ये दोहरी प्रक्रिया पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक जो आपका सैम्पलिंग है या फिर जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो रिपोर्ट निकालता है, वो प्रत्येक 6 महीने में क्या है इसकी रिपोर्ट निकालता है। तो इसकी अवधि कितनी है, 6 महीने की अवधि है। ऑब्जेक्ट ऑफ SRS मॉनिटरिंग चेंजिंग इन वाइटल इंडिकेटर्स, महत्वपूर्ण संकेतकों में परिवर्तन की एक निगरानी करना। फिर क्या है, कलेक्शन ऑफ एडिशनल डाटा, प्रूफ ऑफ एज, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये डेटा का संग्रह करता है, जिसमें क्या क्या लेता है, आयु का प्रमाण लेता है, जन्म का पंजीकरण लेता है या आवासीय स्थिति को देखता है। इसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ सर्वे ऑफ सेंसस ऑफ डेथ इन SRS में मृत्यु की गणना के सर्वेक्षण का एकीकरण करता है। अब इंडिकेटर देखते हैं, जो SRS है इसमें हम कौन कौन से वृद्ध स्तर पर इंडिकेटर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, क्रूड बर्थ रेट, इसके बाद आता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी, फिर आता है जनरल फर्टिलिटी रेट, फिर आता है टोटल फर्टिलिटी रेट, फिर आता है ग्रोस प्रोडक्शन रेट, फिर आता है आपका जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, फिर आता है टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, फिर आता है क्रूड डेथ रेट, फिर आता है एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। तो ये मेन इंडिकेटर्स हैं जो आपके SRS में लिए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपका SRS का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले एक बेसलाइन सर्वे होता है,
उस बेसलाइन सर्वे के आधार पर हम दो चीज़ें अलग अलग करते हैं, एक कॉन्टिन्यूस इन्यूमरेशन करते हैं या फिर एक क्या है सतत गणना हमारी चलती है बाय पीटीई के थ्रू। उसके बाद हाफ ईयर सर्वे बाय सुपरवाइजर। सुपरवाइजर्स क्या करते हैं, प्रत्येक 6 महीने में एक सर्वे करते हैं, दोनों को फिर मैच किया जाता है और मैच करने के बाद क्या किया जाता है, उसका रीवेरिफिकेशन किया जाता है और ट्रांसमिशन टू ओरिजिनल, और ओरिजिनल के साथ क्या किया जाता है, उसको फिर देखा जाता है। अब आता है सैंपल डिज़ाइन। सैंपल डिज़ाइन कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उस पर सैंपल पे डिपेंड होता है कि हम सही प्रतिनिधित्व का चुनाव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम चुनाव ऐसा कर लें कि सभी अमीर लोगों को ले लेते हैं तो हमारे जो सैंपल जो आएगा वो क्या आएगा, बहुत गलत आएगा, कि जो पिछड़ा वर्ग है जो या फिर आपका लोअर जो कम्युनिटी है वो उसको क्या करेगा, सही तरीके से नोटिफाई नहीं कर पाएगा। इट यूज्ड यूनिस्टेज स्ट्रेटिफाइड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब ये क्या करता है, यूनिस्टेज बहुत मतलब बहु स्तरीय स्ट्रेटिफाइड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसमें यूज की जाती है। अब रूरल के लिए यहाँ पे दो स्ट्रेटम यूज किए जाते हैं, स्ट्रेटम 1 और स्ट्रेटम 2, जिसमें स्ट्रेटम 1 में कौन आते हैं, विलेजेस विद लेस देन 2000, जिनकी पॉपुलेशन 2000 से कम है उनको स्ट्रेटम 1 में रखा जाता है, और जिनकी पॉपुलेशन 2000 से अधिक होती है उसको स्ट्रेटम 2 में रखा जाता है। फिर अर्बन में किसको रखते हैं, स्ट्रेटम 1, स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3, स्ट्रेटम 4, 4 स्ट्रेटम में यहाँ पे रखा जाता है। सबसे पहले स्ट्रेटम में कौन होगी, जिनकी जनसंख्या क्या होगी, 1 लाख से कम होगी। फिर दूसरे स्ट्रेटम में रखा जाता है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख के बीच में होगी। तीसरे स्ट्रेटम में कौन रखा जाता है, जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है। और चौथे स्ट्रेटम में क्या है, आपकी मेट्रो सिटीज जो है उनको रखा जाता है। अब आता है इंडिया लेवल पे, हम देखते हैं जो भी हमने यहाँ पढ़ा है वही चीज़ ये बता रहा है कि इंडिया पे हम दो तरीके से आपके सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को के डाटा को इकट्ठा करते हैं। रूरल के लिए हम अलग से करते हैं और अर्बन के लिए अलग से करते हैं। रूरल में भी हम दो भागों में बांट देते हैं, स्मॉल विलेजेस एंड लार्ज विलेजेस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, छोटे गाँव और बड़े गाँव। तो छोटे गाँव में कौन होंगे, जिनकी जनसंख्या 2000 से कम होगी उनको हम स्ट्रेटम 1 में रखेंगे, और लार्ज स्केल पे यानी जिनकी जनसंख्या क्या है 2000 से अधिक होगी उनको स्ट्रेटम 2 में रखा जाएगा। अर्बन पॉपुलेशन का हम जब डाटा कलेक्शन करेंगे तो 4 स्ट्रेटम हम यूज़ करेंगे। 1 लाख से कम जनसंख्या है तो उसमें हम स्ट्रेटम 1 में रखेंगे। आपकी 1 लाख से 5 लाख के बीच में जनसंख्या है तो स्ट्रेटम 2 में रखेंगे। 5 लाख से अधिक जनसंख्या है तो हम स्ट्रेटम 3 में रखेंगे। और आपकी क्या है, मेट्रो सिटीज जो हैं उनको हम जनसंख्या स्ट्रेटम 4 में रखेंगे। अब एडवांटेज देखते हैं कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के एडवांटेज या फिर फायदे क्या क्या। सबसे पहला फायदा क्या है, डन एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष आपका सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो जारी किया जाता है, इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो हमें जो नवीनतम आंकड़े हैं वो मिलते रहते हैं, क्योंकि देखो सेंसस हमारा जो है वो 10 साल में आता है और 10 साल में बहुत सी चीज़ें क्या है वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें 2001 से लेके 11 में हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, 102 से 121 पर आ गए हैं, और अभी 2021 का सेंसस आना बाकी है। तो क्या है, सेंसस काफ़ी बार कुछ क्रिटिकल कंडीशंस होती है तो लेट भी हो सकते हैं। जैसे अगर अभी अभी हम बात करें तो कोविड जो 19 था उसकी वजह से हमारा सेंसस अभी लेट हो गया, तो अभी 2021 का सेंसस 2024 तक भी नहीं आ पाया है। इसी तरीके से एसआरएस की बात करें तो एसआरएस प्रत्येक वर्ष क्या है अपने नए आंकड़ों को प्रसारित करता है, तो हमें क्या है चीज़ों को अपडेट होने में काफ़ी सहायक होता है। फिर आता है एलिमिनेशन और एरर ऑफ डुप्लीकेशन, त्रुटियों का निवारण करता है। यानी क्या है, कभी कभार क्या है कि कोई किसी चीज़ में गलती रह गई है या पिछले सेंसस से वो क्या है प्रेरणा लेकर अपने अगले सेंसस को और भी बेहतर बनाने में लगा रहता है। फिर क्या है, सेल्फ इवेल्युएटिंग टेक्निक, आत्म मूल्यांकन की तकनीक है जो आपका एसआरएस है। फिर ड्यूअल रिपोर्टिंग टेक्निक और ड्यूअल रिपोर्टिंग सिस्टम, मैंने भी आपको बताया कि इसमें दोहरी हम प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। सैंपल फ्रेम चेंज एवरी 10 ईयर, जो हम सैंपल साइज ले रहे हैं या सैंपल फ्रेम जो हमारा बना हुआ है प्रत्येक 10 वर्ष में हम उसमें परिवर्तन करते हैं जिस तरीके की हमारी बेसिक नीड होती है उनके आधार पर। फिर क्या है, वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड ओवरकमिंग प्रीवियस लिमिटेशंस। अब यहाँ पर हम जितनी भी हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसका ज़्यादातर क्या है हम इसमें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, इसमें समाहित करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाइडर रिप्रेजेंटेशन है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का।
अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो अनकवरिंग एरियाज या अननोटिफाइड एरियाज, अब कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अनकवरिंग होते हैं, अननोटिफाइड होते हैं, तो वहाँ पर आपका सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो नहीं किया जाता है। सिर्फ किन जगह पर किया जाता है, जो नोटिफाइड और कवरिंग एरियाज हैं इंडिया के, सिर्फ उन्हीं में ही आपका एसआरएस किया जाता है। तो ये था टॉपिक आपका वाइटल रजिस्ट्रेशन, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर इसका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिए। हमारे HK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।